everyone, I hope you all are doing great. So, in the last video, we have discussed about the whole chapter of how do organisms reproduce. हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके थे. तो इस वीडियो में हम कुछ NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. I hope you all want to know all the NCERT questions want to discuss. So, let's get started. Our first question is, asexual reproduction takes place through budding in. बडिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? एमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमेनिया. सो ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एसेक्सुअल प्रोसेस होता है बडिंग का, और इसमें क्या होता है, एक बड स्मॉल सा एक प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म होता है ओवर द पेरेंट ईस्ट बॉडी, और वो ग्रो करता है और डेवलप होता है ऑन द पेरेंट ईस्ट. और जब ये बर्ड फुली डेवलप कर जाती है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक फुली डेवलप्ड ऑर्गन बन जाती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओवरी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है. यूट्रस ये भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, इस शेप का होता है. फेलोपियन ट्यूब ये भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है. बट दिस वास्ट डिफरेंस, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है विच इज़ नॉट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो ovary, uterus and fallopian tube are a part of female reproductive system, but vast difference is the part of male reproductive system. ये क्या करता है? It is a sperm carrying duct. ये sperm को carry करता है human males में. Okay, moving further, what is the third question? अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? द एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल या पॉलन ग्रेन्स, ऐसा क्या है इन सब में से जो हमारे एंथर्स में प्रोड्यूस होता है? सो हमारे एंथर्स में हमने पढ़ा है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो यस, द एंथर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. ये इसका फिलामेंट है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ moving further, our fourth question is, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? तो sexual reproduction के ऐसे क्या advantages हैं जो कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं? तो वो कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ एडवांटेजेस जो एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं और सेक्चुअल में नहीं होते. तो पहला तो ये है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है. मतलब यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन आता है वहाँ पे. और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, लेकिन एसेक्चुअल में वेरिएशन नहीं आता क्योंकि वो आइडेंटिकल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफस्प्रिंग, और सेम वैसा ही जैसा पेरेंट होता है वैसा ही हमारा प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेशन हो जाता है वेरिएशंस का, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक पॉपुलेशन में. जबकि अगर हम देखें विच ऑफन बेनिफिट द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट भी करते हैं और बेसिस ऑफ इवोल्यूशन को फॉर्म भी करते हैं. और तीसरा हमारा एडवांटेज ये है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में इंटरमिक्सिंग होती है कैरेक्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होता है और दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं. तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है जो कि बेनिफिशियल होती है और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लेके आती है हाइब्रिड में या फिर हमारे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. ओके, तो लेकिन एसेक्चुअल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ना ही कोई वेरिएशन होता है ना ही कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं. सेम जैसा ही हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसा ही हमारा ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है. ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. What is our fifth question? What are the functions performed by the testis in human beings? So ऐसा क्या फंक्शन है जो टेस्टिस ह्यूमन बींग्स में परफॉर्म करती है? ये हमने अपने नोट्स में भी पढ़ा था कि टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ह्यूमंस के अंदर. इसके दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. पहला तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि मेल गैमीट होता है. दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है उसको भी सेक्रीट करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why does menstruation occur? menstruation क्यों अकर करता है? तो menstruation क्यों अकर करता है?
पहला तो ये कि जब एक फीमेल मैच्योरिटी पे आ जाती है, प्यूबर्टी पे, तो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज जो है उनका स्टार्ट हो जाता है। और ये किस एज पे होता है स्टूडेंट्स? 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज पे होता है। और जो एग है वो बिगिन टू मैच्योर, एग वहाँ पे मैच्योर करने लगता है। और एक मैच्योर एग जब रिलीज होता है हर मंथ ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, तो जो यूट्रस की जो वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाती है। मतलब ये फॉर एग्जांपल हमारा यूट्रस है, इसकी वॉल्स यहाँ पे थिक हो जाती हैं। और ये जब एग को रिसीव करता है आके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग, यहाँ पे एग हमारा आके रिसीव हो रहा है, तो इफ़ इट गेट फर्टिलाइज, अगर ये स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो ये थिकनिंग काम में आती है। बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि स्पर्म हमारा फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये क्या करता है? डेवलप करता है यूट्रस को एंड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। बट ये तब हो रहा है जब हमारा यूट्रस जो है वो फुली मैच्योर हो चुका है, ताकि वो एक प्रेगनेंसी को गेन कर पाए। बट अगर जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं है, तो जो थिक लाइनिंग है यूट्रस की वो शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वो यहाँ से शेड ऑफ हो जाती है विजाइना के थ्रू, और इसमें ब्लीडिंग अकर करती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये तो आप लोगों ने देखा ही है, ये हमारा सेक्शन ऑफ फ्लावर किस तरीके का होता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ये हमारा एक सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम है। यहाँ पे नीचे सबसे पार्ट आता है इसका रिसेप्टिकल, फिर उसके ऊपर जाते हैं हमारे सेपल्स, ये इस तरीके के, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे पेटल्स, फिर उसके ऊपर हमारा ओव्यूल, फिर उसके ऊपर हमारा फिलामेंट जो कि एंथर का पार्ट है, सॉरी एक स्टेमन का पार्ट है। स्टेमन में हमारे एंथर और फिलामेंट दोनों आते हैं। फिर हमारा स्टाइल और स्टिग्मा जो कि हमारा एक ओवरी का पार्ट है। Okay, now moving to the next question. What are the different methods of contraception? Contraception के different methods क्या क्या होते हैं? So contraception के अगर हम different methods की बात करें तो हमने कुछ methods इसके पढ़े हैं। एक होता है हमारा mechanical barrier method, मतलब जहाँ पे barriers का हम use कर रहे हैं। यहाँ पे हम बैरियर्स का यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स। यहाँ पे हम मैकेनिकल बैरियर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एंट्री है स्पर्म की उसको हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैकेनिकल बैरियर हम मेल्स में यूज़ करते हैं लाइक कॉन्डम्स, एक इलास्टिक कवरिंग होती है जो कि पेनिस के ऊपर वियर की जाती है, जो कि प्रिवेंट करती है स्पर्म के फ्लो को वेजाइना के अंदर जाने से ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और वेजाइनल कॉन्डम्स जो कि वुमेन्स यूज़ करती हैं, जो कि वेजाइना टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ओके, नाउ next type of method is hormonal methods. These are the drugs which alter the release of effects of female hormone. ये कुछ drugs होते हैं जो हमारे फीमेल hormones के इफेक्ट को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि हम ओरली लेते हैं। इनमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एग्स प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को ही, मतलब फर्टिलाइजेशन को ही रोक देते हैं। और ये ड्रग्स जो है वो चेंज करते हैं हार्मोनल बैलेंस को एंड हेंस कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स। बट इसको हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेना चाहिए क्योंकि इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी पे होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को रोक पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसको हम IUCD भी बोलते हैं, इसमें हम कॉपर टी का यूज़ करते हैं जो कि हमारे इनसाइड द यूट्रस ये इसको लगा दिया जाता है। कॉपर का होता है जो कि किल करता है स्पर्म्स को और प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। सब्सटेंस विच किल स्पर्म, तो वो सब्सटेंसेस जो स्पर्म्स को किल कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मिसाइड्स, जैसे कि कॉपर। और IUCDs कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन ऑफ यूट्रस, बट IUCDs की वजह से इरिटेशन हो सकती है यूट्रस की और साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ उसके होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की। तो हमारे सर्जिकल मेथड्स में हमने पढ़ा ही है अपने थ्योरी के क्लासेस में दैट ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल्स में एक फीमेल्स में। मेल्स में इट इज़ कॉल्ड वेसेक्टॉमी बट इन फीमेल्स इट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस जो है जो कि स्पर्म को कैरी करके ले जा रहा है हमारे यूरेटर में और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल के पास से, उसको कट करके वहीं पे टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म की एंट्री आगे ना हो पाए, ताकि जो पेनिस से स्पर्म का प्रोडक्शन ना हो पाए। दूसरा हमारा फीमेल्स में जो हम मेथड यूज़ करते हैं सर्जिकल मेथड, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक फेलोपियन ट्यूब होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब, इसको दोनों एंड से हमारे कट कर दिया जाता है
और यहीं पे इसको लाइगेट कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे टाई कर दिया जाता है इस साइड, इसका इस पार्ट को। फिर उसके बाद ये जो है दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि हमारे जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ट्रांसप्लांट होके यूट्रस में इस पोर्शन में, यस, इस पोर्शन में ना आ पाए। ओके, नाउ मूविंग फर्दर to the next question, that how are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organisms। कैसे जो मोड है रिप्रोडक्शन के वो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंट होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली, वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस सेक्चुअली और एसेक्चुअली। ओके, तो मोड्स अगर हम डिस्कस करें इनके, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोड्स हैं हमारे, जो हमने पढ़ा था अपना एसेक्चुअल, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो कॉमन एसेक्चुअल मेथड्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो पहला हमारा होगा बडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कॉमनली एक आउटग्रोथ हो जाती है बड के फॉर्म में, जो थोड़ी टाइम बाद ग्रो करके डिटैच हो जाती है और एक फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। दूसरा जो हमारा मेथड होता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा एमीबा और मोस्ट बैक्टीरिया, इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम, इसमें सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स को बना लेता है और डेवलप होता है, नए और ज़्यादा प्लाज्मोडियम में डेवलप हो जाता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर में होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक बार हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन मोड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो एक मल्टी सेलुलर में होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि इसमें अगर हमने बात करी थी फ्रेगमेंट्स में, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका बचा हुआ पोर्शन अपने बाकी पार्ट को कवर कर लेगा, दूसरा इसको कवर कर लेगा, तीसरा इसको कवर कर लेगा। नेक्स्ट वन इज बडिंग एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वेल डेवलप्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव होते हैं, जो कि यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिसेलुलर मेथड्स की तरह हमें सिंपल एसेक्चुअल मेथड्स को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Now moving to the next question, how does reproduction help in providing stability to population of species। कैसे reproduction help करता है एक stability provide करने में। So organism जो कि young ones हैं, जो कि reproduction के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इंक्रीज करता है एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक बार डाई होने के बाद अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेते हैं, और रिप्रोडक्शन जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को ऐड करता है पॉपुलेशन में और एक बैलेंस बना के रखता है सारे इंडिविजुअल्स का। I hope this is clear. Now moving to the next question. What could be the reasons for adopting contraceptive method? ऐसे कौन से reasons हैं जिन वजह से हमें contraceptive methods को use करना पड़ता है? तो adopting the contraceptive methods can be beneficial in several ways. हम several ways की वजह से इनको use कर सकते हैं। जैसे pregnancy के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं वुमेन की हेल्थ पर अगर वो रेडी नहीं है, जैसे कि, तो इस वजह से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये एक पॉपुलेशन को लिमिट करती है, मतलब एज वी ऑल नो दैट पॉपुलेशन हमारी अर्थ की बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है, तो इसको लिमिट करने के लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि कॉन्डम्स, ये हेल्प करते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब हमारी जो STDs हैं इनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कुछ हम इन बिटवीन चैप्टर के क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों इम्पॉर्टेंट है DNA की कॉपी होना रिप्रोडक्शन में। सो DNA कॉपिंग जो है वो क्रूशियल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि विच लुक अलाइक लाइक पेरेंट्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि उनमें ज़रूरी होती है जिसमें सेम लगते हैं पेरेंट्स की तरह ऑफस्प्रिंग्स, तो जो सर्वाइविंग सेल है वो सिमिलर होता है पेरेंट की तरह, लेकिन कुछ स्लाइटली डिफर होता है फ्रॉम ईच अदर सिंस DNA कॉपी, क्योंकि DNA जो है वो हमारा पेरेंट का कॉपी होकर हमारे ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो कुछ स्लाइटली वेरिएशंस आ जाती हैं एवरी टाइम, लाइक दिस लाइकलीहुड टू ब्रिंग अबाउट वेरिएबिलिटी। इसी वजह से कुछ वेरिएबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन के टाइम में, मतलब कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से सेम स्पीशी हमारी कंटिन्यू होती जाती है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों वेरिएशन बेनिफिशियल है बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, लेकिन नेसेसरी नहीं है।
तो निशे आर द प्रैक्टिकल लोकेशन वेयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लिव। तो निशेस क्या होता है, ये एक एरिया होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है और अपना एक रोल को प्ले करता है एक इकोसिस्टम के अंदर। तो जो पॉसिबिलिटी है एक पॉपुलेशन की कि वो कंप्लीट कर पाए अपने इरेज व्हेन सर्टेन अनकंट्रोलेबल, कुछ ऐसे रीजन्स जैसे कि वाटर लेवल, टेम्परेचर, इनके थ्रू वो कुछ चीज़ें उसकी अनकंट्रोलेबल रीजन्स हो जाते हैं जो कि उसको ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके निश को या जहाँ हैबिटेट को जहाँ पे वो रह रहा है, जो कि मोस्टली वहाँ पे वो सूट करता है उसको। तो वेरिएशंस प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग। तो वेरिएशन एक की रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स को सर्वाइव कराने में एक पॉपुलेशन में, जो कि अडेप्ट कर लेता है वो नया इन्वायरमेंट। जैसे कि हम इजीली देख सकते हैं कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ही जल्दी किसी नए इन्वायरमेंट को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाता, बट जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वो उसमें रहता है तो उसकी तरह वो थोड़ा सा ढल जाता है उस एनवायरनमेंट में और वहीं पे रिप्रोडक्शन भी कर पाता है, वहाँ पे अपना फूड भी गेन कर पाता है और अपनी पूरी लाइफ को वहाँ पे जी पाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पीशीज़ जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर पा रही है उस एनवायरनमेंट के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड दिस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस। ये हेल्प करते हैं सारे इन्वायरमेंट की वो एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर पाए और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए, अपनी स्पीशी को आगे बढ़ा पाए। तो ये जो वेरिएशन है इज़ मोर बेनिफिशियल इन द लेवल ऑफ स्पीशीज़। लेवल ऑफ स्पीशीज़ के उससे ये हमारी वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रेदर देन इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फॉर मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कैसे मल्टीपल फिजन से अलग होता है। तो बाइनरी में हमें पता है कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं न्यूक्लियर डिवीजन के बाद और एक कॉन्स्ट्रक्शन बन जाती है सेल पोस्ट न्यूक्लियर डिवीजन। पोस्ट न्यूक्लियर डिवीजन से कॉन्स्ट्रक्शन जैसे कि ग्रूव टाइप की बन जाती है, ये ग्रूव बनती है तब हमारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये जो फिजन है वो प्रोड्यूस करता है 2 डॉटर सेल्स को। ये जो फिजन है वो टेक प्लेस करता है फेवरेबल क्लाइमेट में होता है, अनफेवरेबल में बिल्कुल भी नहीं होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं एक न्यूक्लियस से। यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड स्लोली करता है और प्रोड्यूस करता है सेम टाइम पे सारे सेल्स को, और मल्टीपल डॉटर सेल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। और मल्टीपल फिजन जो है अकर करता है एडवर्स सिचुएशन में, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में भी ये हो जाता है। हाउ विल एन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड इफ इट प्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। कैसे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है अगर वो स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक थिक आउटर कवरिंग वो प्रोड्यूस कर लेता है अपने चारों तरफ, विच इज़ एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम सिचुएशन, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम सिचुएशंस को भी विदस्टैंड कर पाता है, जैसे कि हमारा हाई टेम्परेचर, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड स्कैसिटी ऑफ वाटर। तो हेंस द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, वो एफर्टलेसली सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में भी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक थिक आउटर कवरिंग बना लेते हैं जो कि उनको हाई टेम्परेचर और जितना भी एडवर्स क्लाइमेट है उनसे बचा के रखती है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू think of reason why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration। क्यों बहुत ज़्यादा complex organism जो है वो individuals को नहीं बना सकते regeneration के थ्रू, क्योंकि higher complex organism cannot give rise to new individual through regeneration because higher organism जो है उनमें hierarchy of organization जैसे कि cell, tissue, organ system ये सब present नहीं होता है। सॉरी, ये सब प्रेजेंट होता है हायर में, बट जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर, उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। स्पेशल सेल्स जो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने के लिए और अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से रिकवर करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ कहाँ प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को पे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि प्लांट जैसे कि हमारा बनाना, रोज़, ऑरेंज एक्सेट्रा, इनके अंदर जब ये कैपेसिटी खो देते हैं कि वो विएबल सीड्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, तो ये प्रोसेस हमारे कुछ इन प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा शायद फिर से रिपीट हो गया है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट, बट कोई नहीं, हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। डीएनए कॉपिंग एक क्रूशियल प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि एक जैसे दिखते हैं पेरेंट्स की तरह, बट सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर, क्योंकि सर्वाइविंग सेल्स जो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल स्लाइटली डिफर करते हैं क्योंकि इनका डीएनए कुछ अपने पेरेंट्स से चेंज रहता है हर बार, और इसी वेरिएबिलिटी की वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जो कि एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। कैसे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो पॉलिनेशन हमें पता है ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेल न्यूक्लियस को, जो कि टिप ऑफ द स्टिग्मा पे आता है,
और थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, इसमें मेल और फीमेल जो है वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि लेटर डेवलप हो जाता है इनटू सीड बाय दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल प्रेजेंट होता है? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल हैं वो कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं ताकि वो कंडक्शन कर पाएँ स्पर्म का। नाउ मूविंग फर्दर, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक गर्ल में देखे जाते हैं? तो कुछ जो चेंजेस हैं वो हो गए हमारे इंक्रीज इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, हेयर अंडर द आर्मपिट्स और प्यूबिक हेयर्स, कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअस टेक प्लेस, मतलब मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे अकर करने लगता है, ऑयली स्किन आ जाती है। और कैसे एक एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है इनसाइड द मदर्स बॉडी? तो प्लेसेंटा जो कि एक न्यूट्रिटिव कनेक्शन होता है, जैसे हम लोग ने बात करी थी, यूट्रस में एक टिश्यू फॉर्म हो जाता है जो कि प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, जो कि कनेक्शन होता है एम्ब्रियो से मदर के वॉर्म में, जहाँ से न्यूट्रिशन एक एम्ब्रियो को मिलता है मदर की बॉडी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ़ अ वुमेन, अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है, क्या वो उसको एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकता है? सो द आंसर इज नो। कॉपर टी से हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीजेस से तो नहीं बच सकते, बट हाँ प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इट डज नॉट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद द अदर बॉडी फ्लूइड, क्योंकि ये जो बॉडी फ्लूइड है उससे बॉडी को नहीं बचाता, तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये इजीली नहीं बच पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, यू ऑल कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन एनी टाइम। फील वेरी फ्री टू टॉक टू मी, and so this chapter is clear. In next video we will start our new chapter. So till then, keep learning. Bye bye, and please like, share and subscribe my channel.